नमस्कार, मैं हूं दीपक डोभाल। स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। हम लेकर आए हैं आरएस टीवी विशेष, और विशेष में आज हम बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव 2015 की। और आज से हर अंक में विशेष में आपको दिखाएंगे चुनाव के रंग, बताएंगे क्या है मुद्दे और किस तरह से चल रहा है आरोप प्रत्यारोप का दौर। साथ ही बताएंगे चुनाव आयोग की तैयारियों के बारे में। तो शुरुआत करते हैं आरएस टीवी विशेष दिल्ली की जंग। तो किरण बेदी ने आज आम आदमी पार्टी के बाद बीजेपी को ज्वाइन कर लिया था गुरुवार को, और उसके बाद शाजिया इल्मी ने भी आज बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी किरण बेदी को दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में पेश कर सकती है। पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक में हालांकि अब यह फैसला लिया जा सकता है कि क्या वाकई में किरण बेदी को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाएगा या नहीं। लेकिन इससे पहले जब बीजेपी में किरण बेदी शामिल हुई थी, तब पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा था कि मुख्यमंत्री का फैसला संसदीय बोर्ड ही करेगा। कभी आम आदमी पार्टी की आवाज रही शाजिया इल्मी दिल्ली में अब बीजेपी का चेहरा होंगी। शाजिया ने पूरे जोश के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया है। मैं सलाम करती हूँ एक नए संवाद और नए संकल्प को जो भारतीय जनता पार्टी इस वक्त देश को दे रही है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में। इससे पहले गुरुवार को बीजेपी को एक और चेहरे के साथ मजबूती मिली। अन्ना आंदोलन की अगवा नेताओं में शुमार किरण बेदी भी बीजेपी में शामिल हुई। दिल्ली में अपने दम पर सत्ता पाने के मिशन में जुटी बीजेपी के लिए ये 2 दिन बेहद अहम रहे। जाहिर है नए चेहरों के साथ दिल्ली चुनाव में उतरी बीजेपी को अपनी पुरानी रणनीति में बदलाव की जरूरत महसूस होने लगी है। इससे पहले बीजेपी ने कहा था कि पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ेगी। हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड की तरह दिल्ली में भी मुख्यमंत्री चुनाव के बाद तय होगा। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि 19 जनवरी को पार्टी का संसदीय बोर्ड किरण बेदी को मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर पेश करने का फैसला करेगा। जो हमारी पार्टी का जो कार्य प्रणाली है, जो कार्य पद्धति है, उसमें पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड इस प्रकार का निर्णय लेता है। तो जब कभी पार्लियामेंट्री बोर्ड के समक्ष ऐसा प्रश्न आएगा तब उसमें निर्णय लिया जाएगा। अभी मुख्यमंत्री के पद के बारे में कोई निर्णय पार्टी ने अभी तक नहीं लिया। अब तक के सर्वेक्षणों में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के लिए सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर उभरते रहे हैं। लेकिन बीजेपी को उम्मीद है कि किरण बेदी को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करने से पूरा खेल पलट सकता है। किरण बेदी भी किसी भी जिम्मेदारी के लिए तैयार रहने की बात कह चुकी हैं। आई एम अ कॉन्फिडेंट पर्सन, आई नो माई सेल्फ, और मैं एक जगह ऐसी जगह नहीं जाती, कोई जिम्मेवारी ऐसी नहीं लेती जो मैं समझती हूँ मैं उसके काबिल नहीं हूँ। मैं आज कुर्बानी के काबिल हूँ। हालांकि बीजेपी के अंदर ऐसी भी खबरें हैं कि पार्टी के कई नेता किरण बेदी के आने से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये सारा मामला मीडिया तक सीमित है, ये गॉसिप है और पार्टी में उत्साह का माहौल है। अच्छे लोग आ रहे हैं, सब अच्छे लोग पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है ये सिर्फ मीडिया गॉसिप है कि कोई नाराज है या कोई असंतुष्ट है, मुझे ऐसा नहीं लगता है। फिलहाल सबकी निगाहें 19 जनवरी को पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक पर है, जिसमें उम्मीदवारों का ऐलान भी हो सकता है। बीजेपी भले ही ये दावा करे कि दिल्ली में किसी को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करना या ना करना उसका रणनीतिक फैसला होगा, लेकिन अगर बीजेपी दिल्ली में किसी को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करने पर विचार कर रही है तो ऐसा अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के दबाव में हो रहा है। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। तो ये तो रही बात बीजेपी की, लेकिन अगर बात कांग्रेस की करें तो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपना खोया जनाधार पाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। इसके लिए पार्टी पुरानी परंपराओं को भी बदल रही है। उम्मीदवारों के चयन से लेकर प्रचार के तरीके तक कांग्रेस के तौर तरीकों में बदलाव नजर आ रहा है। इस बार अब तक 32 नए चेहरों को पार्टी ने मैदान में उतारा है। 2013 में 15 साल पुरानी सत्ता कमा चुकी कांग्रेस के लिए ये चुनाव बेहद अहम है। लिहाजा सियासी समर के त्रिकोणीय मुकाबले में कांग्रेस कोई चूक नहीं करना चाह रही। चुनाव लड़ने के तौर तरीकों में आ रहे बदलाव के अनुरूप कांग्रेस भी पुरानी लीग को तोड़ रही है। आमतौर पर कांग्रेस अब तक चुनाव के आसपास उम्मीदवारों का ऐलान करती आई है।
लेकिन पहली बार कांग्रेस ने चुनाव की तारीख की घोषणा से पहले 24 उम्मीदवार की पहली लिस्ट जारी की। इसके बाद दूसरी सूची में 25 और तीसरी में 15 उम्मीदवारों का टिकट तय कर दिया। कुल मिलाकर पार्टी ने 64 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस पहली बार ऐसी सोच के साथ आगे बढ़ रही है। उम्मीदवारों के चयन में भी पार्टी ने इस बार युवाओं और अनुभवी नेताओं के बीच संतुलन रखा है। पार्टी ने 32 नए चेहरों को मौका दिया है, वहीं 32 तजुर्बेकार उम्मीदवारों को भी सियासी रण में उतारा है। पिछले चुनाव में जीत हासिल करने वाले सभी विधायकों के साथ साथ कम अंतर से चुनाव हारने वाले नेताओं को भी अवसर दिया गया है। पार्टी ने 2014 में कम अंतर से आम चुनाव हारने वाले पूर्व सांसदों अजय माकन और महाबल मिश्रा को भी उम्मीदवार बनाया है। माकन इस बार पार्टी के प्रचार की कमान भी संभाल रहे हैं। देखिए, पार्टी जो भी जिम्मेवारी मुझे देगी, जैसी भी जिम्मेवारी मुझे देगी, मैंने कल भी कहा, ये पार्टी को तय करना है और मैंने उस जिम्मेवारी का पालन करना है। कांग्रेस पार्टी जो हम पर विश्वास व्यक्त किया उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। और द्वारका विधानसभा मेरा पुराना विधानसभा क्षेत्र है, जिस जगह मैं एक पार्षद और 3 बार एमएलए और एमपी रह चुका हूं। मुझे लगता है जो लोग हमारे काम की मजदूरी मुझे देंगे और जो मेरे पर विश्वास व्यक्त करेंगे। इतना ही नहीं, अक्सर परिवारवाद के आरोप को झेलने वाली कांग्रेस ने इस बार नेताओं के परिजनों को टिकट देने में कोताही बरती है। अपवाद के तौर पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी और पूर्व विधायक रूपचंद की बेटी रिंकू को ही टिकट दिया है। आमतौर पर पसंदीदा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने की जिद करने वाले नेताओं को भी मनाने में पार्टी कामयाब रही है। जीत के समीकरणों के मुताबिक ही प्रत्याशियों को चुनाव क्षेत्र दिए गए हैं। कई उम्मीदवारों के चुनाव क्षेत्र भी बदले गए हैं। खाली होपफुल नहीं, हम 100% कॉन्फिडेंस है कि हम जीतेंगे। बिल्कुल यहाँ का लोकल डेवलपमेंट इश्यूज, लोकल सिक्योरिटी इश्यूज, इसी मुद्दे पे, और मैं कंप्लीटली अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी ग्रेटर कैलाश पे फोकस्ड हूँ। तो यहाँ का जो लोकल इश्यूज है, मैं उसी मुद्दे पे मैं लोगों के साथ बातचीत कर रही हूँ। कांग्रेस ने सोशल मीडिया से लेकर प्रचार के सारे नए तौर तरीकों को अपनाने की तैयारी की है। तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी के तूफानी प्रचार की भी तैयारी है। वहीं 15 साल दिल्ली की बागडोर संभालने वाली पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को भी प्रचार का जिम्मा सौंपा गया है। मैंने पहले से ये कहा है कि मैं स्वयं चुनाव नहीं लड़ूंगी, लेकिन जो भी कैंपेन करने की आवश्यकता समझेंगे, मैं जरूर कैंपेन करूंगी कांग्रेस में का। जानकारों के मुताबिक दिल्ली चुनाव में कांग्रेस के लिए यूं तो खोने को कुछ नहीं है, लेकिन सियासत के लिहाज से ये चुनाव कार्यकर्ताओं के मनोबल और राजनीति में मौजूदगी के लिहाज से बेहद अहम है। अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी। और इस बीच आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी शुरू हो चुका है। एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ है और हर पार्टी खुद को बेहतर बताने के कवायद में जुटी हुई है। दिल्ली में मौसम भले ही सर्द हो, लेकिन चुनावी सियासत से माहौल गर्म है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे को ही मुकाबले में मान रही हैं, लिहाजा जुबानी जंग भी इन्हीं दोनों के बीच है। सबसे पहले और सबसे बड़ा दाव अरविंद केजरीवाल ने खेला और आम आदमी पार्टी के निशाने पर आए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय। चुनाव तारीखों के ऐलान के ठीक बाद केजरीवाल ने सतीश उपाध्याय और बीजेपी नेता आशीष सूद पर बिजली कंपनियों से सांठगांठ का आरोप लगा दिया। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के उपाध्यक्ष श्री सतीश उपाध्याय जी और श्री आशीष सूद जी, इनकी 6 कंपनियां हैं। ये कंपनी BSCS को, यानी कि दिल्ली की बिजली की कंपनी को सर्विसेज प्रोवाइड करती रही है। केजरीवाल के आरोपों के जवाब में सतीश उपाध्याय ने ऐलान किया कि केजरीवाल या तो 24 घंटे में आरोप साबित करें या राजनीति छोड़ने और मानहानि के मुकदमे के लिए तैयार रहें। वो कंपनियां जो उन्होंने नाम लिए हैं 2 कंपनियों के, अगर वो सही हुई तो मैं आपको निश्चित रूप से कहता हूं कि मैं अगले ही दिन, कल ही, और मैं उनको 24 घंटे का टाइम दे रहा हूं, मैं टाइम बाउंड कर रहा हूं इसको, अभी तो चुनाव है ही नहीं। इन दोनों कंपनियों के बारे में या तो वो सबूत दें, वरना सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लें। अरविंद केजरीवाल ने पहले तो खुद सबूत देने की बात कही, लेकिन ऐन वक्त पर उनकी जगह पार्टी नेता आशुतोष मीडिया के सामने आए।
Approved contractor list for FY 2013 and 14 वैलिड टिल 31/3/2015 और इसके जो लिस्ट है उसमें 97 नंबर सीरियल है। इसका वेंडर कोड नंबर है 232306 NCNL इन्फो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड। यानी 2015 तक इनकी कंपनी उसके कॉन्ट्रैक्टर की लिस्ट में शामिल है। केजरीवाल के सामने नहीं आने पर बीजेपी ने उनकी खूब आलोचना की। इस बीच उपाध्याय ने केजरीवाल को मानहानि का नोटिस भी थमा दिया। आरोप प्रत्यारोप की इस जंग में कांग्रेस भी कूद पड़ी। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने केंद्र पर स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा, मनरेगा, पंचायती राज और सेना के बजट में भारी कटौती का आरोप जड़ दिया। पंचायती राज, लोकल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट एंड सैनिटेशन, कोर एरिया, आम आदमी एरिया, cut by 25%, 15,000 crores, cut of 13,000 crores in the Indian Navy, Army and Air Force. बीजेपी ने भी पलटवार किया। कांग्रेस का रिकॉर्ड क्या है? नेहरू जी के जमाने से लेकर अभी तक कितना ऑर्डिनेंसेस कब किसके लिए लाया, सबको मालूम है। देशवासियों को याद दिलाना है क्या? बीजेपी प्रचार में अरविंद केजरीवाल पर पुराने बयानों को लेकर भी निशाना साध रही है। पार्टी केजरीवाल के इस्तीफे और उनके फैसलों पर भी सवाल उठा रही है। जवाब में केजरीवाल भी भरपूर पलटवार कर रहे हैं। लेकिन सियासी दलों के आरोप प्रत्यारोपों के बीच जनता में ये चिंता है कि कहीं बुनियादी मुद्दे पीछे न छूट जाएं। दीपक डोभाल, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार याद करेंगे अरविंद केजरीवाल की 49 दिन की सरकार को। देखते रहिए विशेष। आप देख रहे हैं विशेष में आज बात हो रही है दिल्ली विधानसभा चुनाव 2015 की। और सियासी सरगर्मियों के बीच चुनाव आयोग चुनाव की तैयारियों को चाक चौबंद करने में जुटा हुआ है। नए मुख्य चुनाव आयुक्त HS ब्रह्मा के मुताबिक फिलहाल आयोग का सबसे ज्यादा फोकस दिल्ली चुनाव पर ही है। प्रदेश में 7 फरवरी को मतदान होना है, लिहाजा आयोग की सक्रियता बढ़ गई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद संभालते ही HS ब्रह्मा के पास पहली जिम्मेदारी दिल्ली विधानसभा चुनाव की है। हालांकि दिल्ली चुनाव की घोषणा पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त VS संपत ने ही की थी, लेकिन महीने भर बाद होने वाले चुनाव को लेकर HS ब्रह्मा काफी गंभीर हैं। हमारा जो दिल्ली का जो इलेक्शन होगा, हम बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री एंड परफेक्ट मैनर में हम करेंगे। ये हमारा 2015 इलेक्शन टीम जो हमारा हिंदुस्तान चीफ इलेक्शन हमारा जो इलेक्शन कमीशन है, ये हमारा फर्ज हुआ कि हम 2015 टीम इलेक्शन 2015 हम जबरदस्त अच्छी तरह से हमारा फर्ज निभाए। 1.25 साल के दरमियान यहाँ दूसरी बार चुनाव हो रहा है। हाल के झारखंड और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बाद आयोग के पास तैयारी के लिए बहुत ज्यादा वक्त नहीं था, लेकिन चुनाव आयोग आश्वस्त है कि चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न होगा और मतदान फीसदी भी बढ़ेगा। पिछले दिनों जागरूकता अभियान से देश भर में मतदाताओं की तादाद जिस तरह से बढ़ी है, उससे चुनाव आयोग बेहद उत्साहित है। 2014 election is one which had seen unprecedented voter participation, highest ever in the annals of Indian democracy. तैयारी के लिहाज से देखें तो दिल्ली में चुनाव कराना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। छोटी आबादी और छोटे क्षेत्रफल के लिहाज से आयोग के लिए ये बेहद आसान है, लेकिन देश की राजधानी होने के कारण इसकी अहमियत काफी है। दिल्ली अपना जो देश का कैपिटल है, हमारे देश का जो हार्ट है, उसका इलेक्शन होगा और उसका जो इलेक्शन होगा तो वो पूरे वर्ल्ड जितना, जैसे मैंने आपको बताया अभी, पूरा वर्ल्ड का उसका आंखें, उसका आई साइट, उसका पूरा निगाहें हमारे दिल्ली इलेक्शन पर वो लोग रहेंगे। 7 तारीख को मतदान होगा। इससे पहले आयोग के पास नामांकन पर्चे की जांच से लेकर समूचा लाव लश्कर तैयार करने जैसे अहम काम हैं। कैमरा पर्सन मनोज कुमार के साथ प्रशांत पांडे, राज्यसभा टीवी। और दिल्ली चुनाव में दावेदारी मजबूत बताने वाली आम आदमी पार्टी पिछली बार सत्ता में थी। इस बार चुनाव प्रचार में अरविंद केजरीवाल लगातार अपने कार्यकाल के कामों की प्रशंसा करते नजर आ रहे हैं। कम समय के लिए जब वो मुख्यमंत्री बने तो दिल्ली में उन्होंने क्या क्या किया और कैसी थी उनकी सरकार,
देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। 14 फरवरी 2014 जन लोकपाल बिल पास कराने में नाकाम रहने के बाद अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इस बिल को चुनाव के दौरान अहम एजेंडा बताकर केजरीवाल सत्ता में आए थे और बिल पास नहीं होने पर उन्होंने नाटकीय तरीके से इस्तीफा दे दिया। कुल जमा 49 दिनों तक सत्ता में रहने पर केजरीवाल ने मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी। घोषणा, वादे, आरोप प्रत्यारोप, अनशन जैसी गतिविधियों ने केजरीवाल को देश के सबसे चर्चित लोगों में ला खड़ा किया। अरविंद ने उस दौरान कुछ अहम काम किए जिनकी चर्चा वो अब भी करते रहते हैं। इनमें हर परिवार को 667 लीटर पानी प्रतिदिन मुफ्त और 400 यूनिट तक बिजली आधे दर पर देने की व्यवस्था अहम थी। सरकारी स्कूलों में बुनियादी संरचना को दुरुस्त करने के लिए 1-1 लाख रुपए दिए गए। केजरीवाल ने 5500 ऑटो रिक्शा को परमिट जारी किया। एंटी करप्शन हेल्पलाइन और नर्सरी में दाखिले के लिए हेल्पलाइन जारी हुई। दिल्ली में 3 बिजली वितरक कंपनियों को ऑडिट करवाने का फैसला किया। रैन बसेरों की संख्या बढ़ाई और कुछ पुरानी डीटीसी बसों को रैन बसेरों में तब्दील कर दिया गया। इनके अलावा भ्रष्टाचार की बात कहते हुए उन्होंने कई अधिकारियों का तबादला भी किया। इसमें दिल्ली जल बोर्ड के प्रमुख सहित 800 कर्मचारियों का ट्रांसफर शामिल है। दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों में दिल्ली वालों के लिए आरक्षण का वादा किया, लेकिन केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने कुछ ऐसे काम भी किए जिन पर काफी विवाद रहा। लाल बत्ती वाली कार और बंगला नहीं लेने की बात पर विपक्ष ने तंज भी कसे। मौजूदा प्रचार अभियान में बीजेपी केजरीवाल पर यह कहकर निशाना साध रही है कि उन्होंने पहले सरकारी घर लेने से इनकार किया और बाद में ले लिया। केजरीवाल ने मुख्यमंत्री बनने के बाद जनता दरबार लगाने का फैसला किया और अव्यवस्था के चलते 2 दिन में ही इसे बंद कर दिया। खिड़की एक्सटेंशन में अफ्रीकी लोगों के घर में आधी रात को तत्कालीन कानून मंत्री सोमनाथ भारती के छापे को लेकर खूब आलोचना हुई, लेकिन पार्टी सोमनाथ भारती का बचाव करती रही। दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार के दायरे में लाने की मांग के साथ केजरीवाल ने रेल भवन के पास धरना दिया, जिस पर दिल्ली के लोगों में मिलीजुली प्रतिक्रिया देखी गई, लेकिन विपक्ष ने इसे अराजकता करार दिया। केजरीवाल के इस तौर तरीके को लेकर बीजेपी इस बार प्रचार में ज्यादा हमलावर दिख रही है। मुख्यमंत्री रहते केजरीवाल ने मुकेश अंबानी, वीरप्पा मोइली, मिलिंद देवड़ा सहित शीला दीक्षित के खिलाफ FIR दर्ज करवाई और इस कदम ने दिल्ली के अलावा देश भर में खूब चर्चा बटोरी। दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के सियासी रण पर सभी की निगाहें हैं। 70 सदस्यों वाली दिल्ली विधानसभा में जैसा कि हम लगातार बात कर रहे हैं कि इस बार दिलचस्प मुकाबले के आसार हैं, लेकिन कैसी थी दिल्ली विधानसभा चुनाव की चुनावी इतिहास, इसके लिए देखते हैं यह खास रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली, यहाँ के विधानसभा चुनाव का दिलचस्प इतिहास रहा है। राज्य सरकार अधिनियम 1951 के तहत दिल्ली में 17 मार्च 1952 को पहली बार विधानसभा का गठन हुआ। कांग्रेस के चौधरी ब्रह्म प्रकाश 1952 में दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री बने। वो 1955 तक इस पद पर बने रहे। उसके बाद 1955 में पार्टी ने GN सिंह को दूसरा मुख्यमंत्री बनाया। वो 1956 तक मुख्यमंत्री रहे, लेकिन 1 अक्टूबर 1956 को विधानसभा भंग कर दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। 1956 से 1993 के बीच दिल्ली में अरसे तक राष्ट्रपति शासन रहा। इस बीच सितंबर 1966 में विधानसभा की जगह मेट्रोपॉलिटन काउंसिल का गठन किया गया। 61 सदस्यों वाली इस काउंसिल में 56 निर्वाचित और 5 मनोनीत सदस्य होते थे। हालांकि इसके पास कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं था। 1991 में 69वें संविधान संशोधन के तहत केंद्र शासित दिल्ली को औपचारिक तौर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की मान्यता मिली। विधानसभा और मंत्री परिषद से जुड़े संवैधानिक प्रावधान बनाए गए। इसके तहत दिल्ली को 70 सदस्यों वाली विधानसभा दी गई। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCT बनने के बाद दिल्ली में 1993 में पहला विधानसभा चुनाव हुआ। 49 सीटों पर जीत के साथ बीजेपी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया। कांग्रेस को 14, जनता दल को 4 और निर्दलियों को 3 सीटें मिली। मदन लाल खुराना दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। 1996 में हवाला मामले में नाम आने के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। 1996 में साहिब सिंह वर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया। विधानसभा का कार्यकाल 1998 तक था।
लेकिन चुनाव से पहले बीजेपी ने एक बार फिर मुख्यमंत्री बदला। अक्टूबर 1998 में केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा देकर सुषमा स्वराज दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी। 1998 के चुनाव में 70 में से 52 सीटें जीतकर कांग्रेस ने भारी बहुमत हासिल किया। बीजेपी महज 15 सीटों पर सिमट गई। जनता दल को 1 सीट और 2 सीटें निर्दलियों के खाते में गईं। दूसरी महिला मुख्यमंत्री के रूप में शीला दीक्षित ने राज्य की कमान संभाली। 2003 के चुनाव में कांग्रेस ने 47 सीटें जीतकर दूसरी बार सत्ता हासिल की। बीजेपी को 20 सीटें ही मिली। शेष 3 सीटें अन्य के खाते में गईं। शीला दीक्षित दूसरी बार मुख्यमंत्री बनी। 2008 में 43 सीटें जीतकर कांग्रेस ने जीत की हैट्रिक लगाई। शीला दीक्षित एक बार फिर मुख्यमंत्री बनी। 2013 के विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए बेहद खराब रहे। बहुमत नहीं होने की वजह से बीजेपी ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया। कांग्रेस के समर्थन से आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई। अमिताभ अरुण दुबे, राज्यसभा टीवी। तो देश विदेश के मुद्दों पर राज्यसभा टीवी की विशेष पेशकश जारी रहेगी। आज से आरएस टीवी विशेष में हम रोज दिखाएंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव पर खास कवरेज। फिलहाल इजाजत दीजिए और देश और दुनिया के बाकी हाल के लिए देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।